सोहम मोटर्स में आपका स्वागत है। कॉन्टिनेंटल सर्विसिंग आपको मैं डिटेल्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सर्विसिंग करने के लिए जो डिटेल्स दिखाई जा रही है वो प्लीज़ आप पूरी तरह से देख लें। यहाँ पर जो लीकेज है, रबर फटने की वजह से लीक हो रहा है, ऑयल बाहर आ रहा है। ये देखिए, ये जो ऑयल है ये बाहर आने के बाद हमने इसे कवर खोल के इसके पहले एलिंग की बोल्ट जो है वो एलिंग की बोल्ट मैंने टाइट कर लिए है। उसके बावजूद स्प्रे मारकर या फिर आप पेट्रोल से इसे क्लीन कर सकते हो, जैसे कि मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ। कार्बोरेटर का स्प्रे मारने के बाद भी आप इसे क्लीन कर सकते हो, डीजल से, पेट्रोल से। इस तरह से हमने इसे क्लीन, ये देखिए मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ ताकि ये पेट्रोल से पूरी तरह से साफ़ होने में मदद होती है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं सॉल्यूशन लगाऊंगा तो वो चिपकने से पहले यहाँ पर क्लीन होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये स्प्रे मार रहा हूँ जो कि यहाँ की बारीक बारीक मिट्टी जो है वो पूरी तरह से निकल जाती है। इस तरह से ये जो भी डस्ट है या ऑयल का जो गाढ़ापन है यहाँ पर चिपका हुआ, वो सब स्प्रे की वजह से निकल जाता है और क्लीन होने में मदद होती है दोस्तों। इस तरह से देख लीजिए आप। पूरा साफ़ होने के बाद ड्राई होना ज़रूरी है। अब ये ड्राई होने के बावजूद मैं इस रबर में एक सिलिकॉन है जहाँ पर रबर फट गया है, क्योंकि ये रबर कंपनी से मिलता नहीं है बाद में। जैसे कि फेविटाइट है, मैंने दोनों फेविटाइट एक दूसरे में मिला लिया है। मिलाने के बाद इसे मैं पूरी तरह से मिला के उस रबर में लगाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ प्रोसीजर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसे इस तरह से यहाँ पर मैं, आप यहाँ पर सिलिकॉन या फिर पैकिंग के लिए कोई ट्यूब आती है 3 बॉन्ड वगैरह, एना बॉन्ड, उस तरह से भी आप ये ट्यूब का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। जिस जगह रबर फट चुका है वहाँ से ये मैग्नेट कॉइल की जो वायर आती है उसमें से ऑयल का गैस बाहर आता है। अब मैं ये जो फुटरेस्ट गार्ड है ये मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक पैडल का जो बोल्ट है वो बोल्ट पीछे से रहता है, उसे भी टाइट करने के लिए ये खोलना ज़रूरी है। और मुझे ये चेन गार्ड खोलना है, तो चेन गार्ड के लिए मुझे बोल्ट नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैं चेन क्लीन करने के लिए ये जो चेन कवर है ये मैंने खोल लिया है। देख लीजिए आप, इसके अंदर स्प्रे मारने के बावजूद जो मिट्टी बैठ जाती है वो पूरी तरह से जाम हो जाती है। इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता व्हील घुमाकर पहले चेन गीली कर लूँगा पेट्रोल से। गीली होने के बाद इसे 10 मिनट आप यूँ ही छोड़ दें। उसके बावजूद फिर से पेट्रोल मारने के बाद एक टूथब्रश की सहायता से आप इसे घिस सकते हो, ताकि इसका जो मलबा है निकलने में मदद हो जाएगी। ये देखिए, अंदर वाली जो साइड है, इस साइड से भी मैं ये पेट्रोल यहाँ पर छिड़कने वाला हूँ। और व्हील जो है दोस्तों, यहाँ पर मैं व्हील घुमा रहा हूँ तो व्हील जाम चल रहा है, तो इससे पहले मैं इस बाइक की अलाइनमेंट की या व्हील सेंटर की सेटिंग कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ चेन भी सेटिंग होना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम यही करते हैं कि चेन सेटिंग होने के टाइम सिर्फ चेन पे ध्यान रखते हो, लेकिन यहाँ पर डिस्क ब्रेक की जो सेटिंग है वो हिल जाती है, और उसकी वजह से आपको जो व्हील है डिस्क ब्रेक में घुमाते टाइम कुछ जगह पर जाम चलने लगता है। तो इसीलिए आप सेटिंग ऐसे करें जो कि आपकी चेन भी सेट हो जाए। ये जो एडजस्टर है वहाँ पर लाइनिंग्स होती है, उस लाइनिंग को आप पढ़कर भी ठीक तरह से सेट कर सकते हो, या आपकी एक्सपीरियंस द्वारा आप इन एडजस्टरों का बोल्ट जो है वो एक समान रख कर
चेन सेट कर सकते हो, और चेन सेटिंग करने के बावजूद आपका व्हील पूरी तरह से फ्री घूमना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो देख लीजिए आप, मैं यहाँ घुमा रहा हूँ। जब भी मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है जहाँ पर डिस्क ब्रेक में ब्रेक सिस्टम फ्री भी रहे, चेन भी घूम सके आसानी से और चेन भी सेटिंग हो जाए। ये 2-3 चीज़ जो है ये वो सेट करते टाइम ही ध्यान रखें, और आपका जो व्हील है ये देख लीजिए वो भी अच्छे से सेट कर ले। यहाँ पर हम इंजन ऑयल पहले ड्रेन करेंगे। इसके लिए 18-19 का रिंग स्पैनर की सहायता से आप इस बोल्ट को खोल सकते हो। हम देखेंगे कि ये जो ऑयल है ये भी आपको एक ट्रीटमेंट करके ही ऑयल फिलअप करना है। ये देख लीजिए, अंदर ज़्यादा किलोमीटर होने के बाद जब आप गाड़ी का ऑयल बदलते हो तो इस तरह से बारीक बारीक जो मिट्टी के पार्टिकल्स रहते हैं ऑयल के अंदर, वो सब इस मैग्नेट में जमा हो जाते हैं और इस तरह से ऑयल में गाढ़ापन बढ़ जाता है दोस्तों। ये पोजीशन कभी भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंजन के लिए गलत संकेत देने में आपको एक इशारा करते हैं। ये देख लीजिए, ये बोल्ट जो है ये क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैग्नेट रहता है। उस मैग्नेट में ये जो बारीक मिट्टी के पार्टिकल्स है वो यहाँ पर चिपक जाते हैं ताकि वो इंजन में ना घूमे, लेकिन तो भी घूम तो सकते हैं, ज़्यादा ऑयल ख़राब रहेगा तो। हम ऊपर की ऑयल फिलिप की जो कैप है वो खोल कर देखेंगे। देख लीजिए, ऑयल जो ऊपर उसकी बूंद आई है तो इससे समझता है कि ऑयल बहुत देर के बाद बदल गया है, समय पर नहीं बदला है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। मैं इसे फ्लश करने के लिए एक फ्रेश ऑयल ले रहा हूँ दोस्तों। फ्लशिंग करते समय ये मेरा जो तरीका है मैं अपनी तरफ से दिखा रहा हूँ। इस पर हमने इस नए ऑयल में मैंने फ्लशिंग ऑयल लिया है दोस्तों। देखिए, ऑयल पूरी तरह से काला हो चुका है। अब मैं ये फ्लशिंग वाला जो ऑयल है आप देख सकते हो पूरी तरह से ये क्लीन है। यहाँ पर मिनिमम मैंने आधा लीटर फ्लशिंग ऑयल और एक क्लियर ऑयल जो है उन दोनों का मिश्रण करके मैंने यहाँ इस इंजन ऑयल में डाल चुका हूँ, और अब मैं गाड़ी को एक 10 मिनट के लिए स्टार्ट करूँगा आणि ते ऑयल आपण बाहेर काढू। देख लीजिए, अब यहाँ पर जो ऑयल ऊपर की कैप मैं लूज़ कर लूँगा दोस्तों, और फ्लशिंग का ऑयल मैं दोबारा से इस ट्रे में निकाल लूँगा। यहाँ पर कुछ ऑयल नहीं है। जो फ्लशिंग ऑयल मैंने डाला था उसके बावजूद इंजन क्लीन होने के बाद किस तरह से ऑयल फ्लश होकर निकलता है वो हम लोग देखेंगे। देख लीजिए, पूरा ऑयल निकलने के बाद मैंने नया ऑयल और फ्लशिंग ऑयल दोनों मिक्स करके यहाँ पर डाल दिया था, तो उसके बावजूद भी ऑयल ढेर सारा काला निकल रहा है। इसका मतलब ये तो श्योर है कि इस इंजन ऑयल में ऑयल टाइम पर नहीं बदला गया। ये देखिए, उसका जो अंदर जो पार्टिकल्स है वो अभी कम आ रहे हैं। ये दूसरा टाइम है। इसी तरह से मैं और एक बार फ्लश कर लूँगा, और ये देख लीजिए हमने इसमें फ्लशिंग ऑयल और एक बार डाल दिया है। उसके बाद वही मैं तरीका अपनाऊंगा कि जो 10 मिनट गाड़ी चलाने के बावजूद बंद करूंगा, उसके बाद फिर मैं ऑयल निकालूंगा। ये देख लीजिए, अब जो तीसरी बार ऑयल निकाला है तो इस मैग्नेट में बारीक पार्टिकल्स मिट्टी के नहीं निकले हैं। इसका मतलब इंजन पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। इस तरह से हमने ये जो काम है ये 2 टाइम किया है। अब यहाँ पर जो
चेन पॉकेट के अंदर जो लीकेज रहता है, जहाँ पर मैं ऑयल के कुछ बूंदे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऑयल टिपक रहा है, ये देख लीजिए। ये चेन पॉकेट और किक शाफ्ट की ऑयल सील जो है वो ख़राब होने में कोई इसे जल्दी मेंटेनेंस नहीं करता है। अब हम इसका ऑयल फ़िल्टर निकाल रहे हैं। ऑयल फ़िल्टर निकालते समय देखेंगे, देख लीजिए। फ्लशिंग होने के बाद ये जो ऑयल फ़िल्टर है ये भी काफ़ी क्लीन सा दिखाई दे रहा है। और ये जो ऑयल फ़िल्टर है ये बहुत ही लोकल कंपनी का डाला है, कंपनी ओरिजिनल ब्रांडेड नहीं है ये। हम इसकी चेम्बर अंदर से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे दोस्तों, ये देख लीजिए। साफ़ सफाई में हम तो कोई कसर नहीं छोड़ते ताकि गाड़ी की इंजन की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब ये जो मैग्नेट कवर है राइट साइड का RH कवर, हम इसे पूरी तरह से 8 mm के बोल्ट से ये जो चेम्बर है ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, देख लीजिए। इसका ऑयल अंदर थोड़ा बहुत रहता है वो भी गिरता है, इसके लिए हम पहले उसमें ट्रे रखेंगे, ये देख लीजिए। यहाँ पर ढेर सारी ऑयल लीकेज होने की वजह से मिट्टी जमा हो चुकी है। ये जो पार्ट्स है ये चेन पॉकेट देखिए, और ये इस पॉकेट का नट जो है वो ढीला है दोस्तों। अच्छी बात है कि हम इस मेंटेनेंस की बहाने इस नट को भी चेक कर लेंगे और ये टाइट करेंगे। ये लूज़ होना बहुत ही धोखादायक है क्योंकि चेन निकलने के चांसेस रहते हैं। बोल्ट वॉशर में लॉक होना ज़रूरी है। इस तरह से मैंने ये नट निकाल लिया है, देख लीजिए। ये जो वॉशर है लॉक वॉशर है, यहाँ पर लोहे की वॉशर रहती है तो उसमें बर आ चुकी है। ये हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि ये कसने में हमें तकलीफ़ देगा, इसलिए ये वॉशर हम नहीं लगाएंगे। ये पूरी तरह से देख लीजिए, यहाँ से पूरा लीक है, ऊपर से सब ऑयल लीक होके नीचे आ रहा है। ये मैक्सिमम बुलेट की ये तो प्रॉब्लम है ही, बहुत से गाड़ियों में अलग अलग प्रॉब्लम रहती है। इस प्रॉब्लम के लिए हम पहले इसका बुश निकाल के देखेंगे। ये जो मेटल बुश है दोस्तों, अक्सर हम हमेशा ऑयल सील बदल देते हैं, लेकिन उसकी मेटल की जो बुश होती है जहाँ पर ऑयल बैठकर घिसता है तो उसे एक ग्रू तैयार कर देता है। ये ग्रू देख लीजिए आप, लाइन आ रहा है, तो ये बुश बदलना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी ऑयल सील बदलो लेकिन वहाँ पर लीकेज जो है वो ठहरने वाला नहीं है, इसीलिए मैं ये बुश और ये ऑयल सील दोनों साथ साथ बदल दूंगा। ये देख लीजिए, हमने इस तरह से बहुत ही बारीकी से ये कवर और ये साइड पूरी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसे पूरी तरह से बेस्ट कॉटन से ड्राई कर लेंगे। एक अच्छे कॉटन के साथ इसे हर बारीक बारीक पार्ट्स साफ़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि काम करते समय यही मिट्टी आपको काम करने में दिक्कत ना आए, इसका ध्यान रखेंगे। ये देखिए, फ्लश ऑयल हमने इतना अच्छा फ्लश किया था कि अंदर जो भी कालापन रहता है वो मैक्सिमम 90% पूरी तरह से निकल चुका है, और जो बचा हुआ है वो मैं इसी तरह से पेट्रोल से जो दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से मैं क्लीन कर लूँगा। उसके बाद ये जो RH कवर है ये देख लीजिए, इसे हम एक ब्लेड की सहायता से घिसकर इसकी जो भी मिट्टी है, ऑयल भरी मिट्टी, वो सब हम निकाल लेंगे पहले, नहीं तो ये कोई भी पार्ट्स लगाने का कुछ भी मतलब नहीं होता है दोस्तों। क्लीनिंग में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें ताकि क्लीन करने के बावजूद आपको उसमें और भी कुछ दिक्कत रहेगी तो वो भी आपको समझ में आती है। इस तरह से जहाँ पर भी बारीक सारीक मिट्टी, धूल या ऑयल जमा है पुराना,
उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बारीक तरह से साफ़ कर रहा हूँ, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे साफ़ सफाई में। पूरी तरह से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो पार्ट्स हम इस तरह से क्लीन कर रहे हैं, इससे हमारे काम में और दूसरी कुछ प्रॉब्लम रह गई थी वो भी मिल जाती है। ये जो किक शाफ्ट है उसकी प्लेट मैं खोल रहा हूँ, जहाँ पर उसका किक शाफ्ट का ऑयल सील बैठा हुआ रहता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऑयल सील है, ये यहाँ से हार्ड हो जाता है दोस्तों। ये रबर पार्ट से कुछ दिनों के बाद इंजन की हीट लगने के बाद वो जो सील है वो सील पूरी तरह से लकड़ी जैसा कड़क हो जाता है। उस वजह से आपको ये लीकेज की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर आप एयर फिल्टर जो है वो एयर फिल्टर यहाँ पर बदलने वाले हैं। इसके लिए एयर फिल्टर के जो स्क्रू है वो स्क्रू मैं पूरी तरह से निकाल रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये एयर फिल्टर है। ये एयर फिल्टर नया लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बारीक पार्ट से उसे अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर जो क्लच का ऑयल रहता है दोस्तों, यहाँ पर लेफ़्ट साइड की कवर में वो 12 mm के बोल्ट से खोल रहा हूँ। देख लीजिए आप, यहाँ पर हम ये भी ऑयल निकालेंगे। ये ऑयल भी उसी तरह से काला है। अब जब तक ऑयल ड्रेन हो रहा है तो इसलिए मैं इंजेक्टर की जो केबल है एक्सीलेटर की वो पहले मैं ढीली कर लूँगा और उसमें लुब्रिकेशन करूँगा ऑयल से। पहले हमें एडजस्टर की जो नट है वो ढीले करना ज़रूरी है, ताकि आपकी केबल एक्सीलेटर थ्रोटल से बाहर आ जाएगी। ये देख लीजिए, उसमें ऑयल करने के बावजूद ये जो एक्सीलेटर पूरी तरह से दोस्तों एकदम सॉफ्ट हो जाती है। दोस्तों एक्सीलेटर की केबल हमने लुब्रिकेशन करने के बावजूद यहाँ पर 2 mm का प्ले होना ज़रूरी है। जहाँ पर हम एक्सीलेटर की हैंडल जो है वो राइट साइड में अगर टर्न करते हैं तो उसमें प्ले होना ज़रूरी है, ताकि गाड़ी रेस ना हो जाए। क्लच केबल जो है, क्लच केबल इसी तरह से लुब्रिकेशन कर ली है। ये देख लीजिए, यहाँ पर लुब्रिकेशन होने के बाद हम फिर से उसे दोबारा उसकी जगह पर फिट कर रहे हैं। यहाँ पर फिटिंग जो है वो इस तरह से आपको लूज़ रख कर उस कैचर में बिठाना ज़रूरी है। उसके बाद जितनी आपको आसानी से खींचकर टाइट हो सकती है हाथ से, उतनी आप खींचकर टाइट करें, ताकि उसके अंदर जो प्ले रहती है वो निकल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पर 2 या 3 mm का सिर्फ प्ले रखना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब मैंने जो प्ले रखा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि क्लच केबल और क्लच पूरी तरह से आपका सेट हो जाए। रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर जो है वो यहाँ पर मैं लगाऊंगा। सॉरी, ये ऑयल सील है, देख लीजिए। सब पार्ट्स ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो मेटल की जो बूश है वो यहाँ पर बैठेगी, जो हमने नई डालने के लिए बोली थी। देखिए यहाँ पर इस पुरानी बुश पर मार्किंग आ चुकी है और नई बुश पर मार्किंग नहीं है, इसीलिए हम इसे बदलना चाहते हैं, ताकि इसका ऑयल सील डालने के बावजूद भी ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम ना रहे। इस तरह से मैंने
ऑयल सील बिठाने के बाद ऑयल सील को आप किसी भी एक सरल हथियार से थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस कीजिए ताकि आप समान साइड से उसे अंदर ढकेल सके। इस तरह से हमने नया ऑयल सील यहाँ पर बिठाया है। अब ये जो बुश है, बुश लगाते समय उसे लुब्रिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ऑयल सील में ठीक से बैठे और ऑयल सील की स्प्रिंग टूट ना जाए। इस तरह से ये जो बुश है, मैंने ये बुश भी बिठा दी है। अब इस प्लेट पर किक शाफ्ट की जो ऑयल सील है उसे आप उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल साइड से दबाकर ठीक से बिठा सकते हो और इसे 3 बॉन्ड एना बॉन्ड कोई भी ट्यूब है वो आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पैकिंग नहीं रहती है। वैसे नहीं भी लगाई तो भी चल सकता है दोस्तों, ऐसी कुछ बात नहीं। लेकिन कैसे है कि आपके काम करने पे डिपेंड होता है कि आप यहाँ पर मिट्टी और साफ सुथरापन किस तरह से रखते हैं। उससे अच्छा है कि कोई सॉल्यूशन वाली ट्यूब यहाँ पर आप इस्तेमाल करें, वही अच्छा है। उस शाफ्ट पर हम थोड़ा सा ऑयल छोड़ लेंगे ताकि ऑयल सील ढकेलते समय, ये प्लेट लगाते समय कोई दिक्कत ना हो जाए। इस तरह से प्लेट लगाकर मैं इसे स्क्रू से एलिंग की बोल्ट से मैं टाइट कर लूँगा, जो कि यहाँ एलिंग की बोल्ट लगाए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो इस तरह से हमने इससे पहले चेक कर लेंगे दोस्तों, जो कि बुश सही तरह से अंदर प्रेस हुआ है या नहीं। मैं अपना एक अंदाज़ ले रहा हूँ, इसीलिए मैं ये पुराना वॉशर अब नहीं लगाऊंगा, जो कि यहाँ पर बर आ चुकी है। मुझे नया नट कसने में टाइट हो जाएगा, वो बीच बीच में अड़कने वाला है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे स्पॉकेट लगाने के बाद वॉशर लगाएंगे और ये जो नट लगाया है ये भी हम पूरी तरह से पेट्रोल से साफ़ कर लेंगे, या उसमें कुछ बर रहेगी तो उसे पॉलिश पेपर से आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस टाइप से हमने इसे चेन को असेंबल कर लिया है। अब ये जो जेन्युइन पैकिंग है जो हम यहाँ पर लगाएंगे, इससे पहले कि जो पेट्रोल की बूंदे या कुछ ऑयल यहाँ पर आता रहता है तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो गियर शाफ्ट के ऊपर एक फाइबर बुश होता है, उसके बावजूद यहाँ पर एक रबर ओरिंग होती है। ये 2 चीज़ आप लगाना मत भूलिए, क्योंकि काम में कई दफ़ा भूलने के चांसेस रहते हैं। तो ये बुश और ओरिंग लगाना ज़रूरी है। और ये पैकिंग लगाते समय मैं यहाँ पर किसी भी तरह से सॉल्यूशन का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब ये जो किक शाफ्ट के ऑयल सील चेम्बर में भी बैठते हैं 2, वो भी मैं चेंज कर दूंगा। जैसे कि अंदर का किया है उस तरह से बाहर का भी करूंगा, क्योंकि चेम्बर के ऑयल सील भी चेंज करना ज़रूरी होते हैं। वैसे पैकिंग में आपको 4 ऑयल सील आते ही है। इस तरह से मैं इसे नट बोल्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगा और क्लीन करने के बाद इसे लगाएंगे हम, ताकि इसमें बारीक बारीक कोई धूल मिट्टी बोल्ट में ना हो। ये पेट्रोल से साफ़ करना ज़रूरी है। बोल्ट डालते समय छोटा मोटा बोल्ट जो है उसका अंदाज़ लेकर आप सही तरह से बोल्ट लगाएं, ताकि कसते समय कहीं आपको स्लिप होने का डर ना लगे। ये जो कंपनी का ऑयल सील है दोस्तों, देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी का जो ऑयल फ़िल्टर है वो जेन्युइन ऑयल फ़िल्टर हमने लाया है। ये देख लीजिए, ये जो जेन्युइन ऑयल फ़िल्टर है ये इस तरह से रहता है। इसमें 2 ओरिंग आएगी। हम इसे एक ओरिंग पहले अंदर बिठाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ऑयल फ़िल्टर लगाने से पहले मैं अंदर क्लीन करूँगा और ये जो ओरिंग है ये भी हम यहाँ पर लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से मैंने यहाँ अंदर एक नई ओरिंग डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑयल फ़िल्टर डालूँगा दोस्तों। उसकी उल्टी या सीधी ऐसी कोई
साइड नहीं होती हैं, आप कैसे भी डाल सकते हो। ये ओरिंग आपको हो सके तो आप अंदर भी लगा सकते हो, या तो फिर आप इस जो टॉप कवर है इसका, इस कवर में आप ठीक से पकड़कर अपने अंदाज से बैठने के बावजूद आप इसके तीनों बोल्ट लगा सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे उस टाइप से आप इसे लगाएं। इस तरह से हमने ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो एडजस्टर पीछे का एडजस्ट करना है तो किस तरह से करेंगे हम यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे कि आपका चैसी जो है वो एक तरफ से बेंड है, देख लीजिए आप, ये जो टायर है ये मडगार्ड की साइज़ में ठीक से नहीं है, ये टेढ़ा है और आपका व्हील भी जाम चल रहा है। तो इसे हम सेटिंग भी करेंगे और चैसी जो है ऊपर से बेंड हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, अब व्हील घुमाते समय व्हील फ्री होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ देख लीजिए चेन भी एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो चेन एडजस्ट करते समय आप उस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड के जो बोल्ट है वो सीधी तरह से अगर आप कसोगे तो ये जो व्हील है ये आपका मडगार्ड की सेंटर में बराबर आ जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ चेन सेटिंग करोगे और दूसरी तरफ के बोल्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो ये व्हील जो है, ये व्हील आपको मडगार्ड की एक साइड में आने वाला ज़रूर है। तो इसीलिए आप इसे सेंटर में सेट कीजिए ताकि आपका मडगार्ड के सेंटर में ये व्हील आना बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद आपका व्हील फ्री होना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने दिखाया है, ये जो व्हील घूम रहा है ये पूरी तरह से फ्री हो रहा है, क्योंकि डिस्क ब्रेक में व्हील फ्री होना, चेन एडजस्ट होना और उसी के साथ साथ व्हील सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 4 बोल्ट है वो खोलने के बाद ही आपको सेटिंग में परफेक्शन आता है। अब ये ब्रेक की जो केबल है, इस केबल को भी हम लुब्रिकेशन कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से हमने इसे लुब्रिकेशन किया है, जो कि आपको केबल जल्दी टूटने का चांस नहीं रहता है और केबल यूज़ करते समय आप इजी प्रेस करके इसे खोल सकते हो या फिर लॉक कर सकते हो। ये जो ब्रेक पैडल है ये पूरी तरह से हिल रहा है, इसके लिए मैं इसके पीछे का जो बोल्ट होता है फुटरेस्ट का, वो यहाँ तक पीछे तक होता है, वो बोल्ट हमेशा लूज़ होने की चांसेस रहते हैं। तो ये बोल्ट भी मैं यहाँ पर दोस्तों टाइट करूँगा। उसके लिए मैंने पहले फुटरेस्ट और ये जो बार है जहाँ पर आपका ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक भी असेंबल होता है, ये हम खोलेंगे देखिए। और यहाँ पर एक एलिंग बोल्ट रहता है, जो एलिंग बोल्ट हम देख लीजिए, देखिए पूरी तरह से ढीला है ये एलिंग बोल्ट। तो इसे भी हम पूरी तरह से कस लेंगे। ये ढीला नहीं रहना चाहिए, ढीला रहेगा तो ब्रेक पैडल में प्ले आना ज़रूरी है। इस तरह से इतना ढीला बोल्ट हम इसे पूरी तरह से कस लेंगे और कसने के बावजूद इसे ऑयलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे जैसे निकाला था उस जगह पर हम प्रॉपर फिट करेंगे, लेकिन फिट करते समय उससे पहले पूरी तरह से क्लीन करूँगा मैं। ये देख लीजिए, इस तरह से हमने इसे क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये पार्ट्स वॉशिंग में भी क्लीन होने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने इसे निकालने के बाद क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी समझा। और ये इसे प्रॉपर जगह पर एलिंग की बोल्ट से हम टाइट कर रहे हैं। अब ऑयल डालते समय मैं ये जो ऑयल डालूँगा 15W50 जो ऑयल है ये ऑयल डालूँगा दोस्तों। तो पहले ऑयल डालते समय प्रिकॉशन क्या और कैसी होनी चाहिए ऑयल डालने की, इसकी एक स्पेशल टेक्निक मैं अपनी तरफ से रखता हूँ, जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, ऑयल डालते समय ऑयल
पूरा मत डालिए, मैं जैसा डाल रहा हूँ वैसा ही ऑयल कभी भी डालिए, ताकि आपकी ऑयल लेवल ठीक से बनी रहे और गाड़ी को जितना चाहिए उतना ऑयल प्रॉपर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पहले प्रॉपर 1 लीटर ऑयल पूरी तरह से ले रहा हूँ। हम देखेंगे कि इंजन ऑयल में 1 लीटर ऑयल डालने के बाद उसकी लेवल आती है या नहीं आती है, ये भी देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी लेवल आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि मैं ऊपर से ऑयल डाल रहा हूँ, यहाँ पर आपकी लेवल ऑयल की आ रही है, देख लीजिए आप। मिनिमम लेवल तक आपकी ऑयल लेवल आ चुकी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अब ऑयल लेवल मिनिमम लेवल पर आने के बावजूद दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता वो कम ज़्यादा होने वाली है। जैसे कि पहले आपको ऑयल लेवल ज़्यादा दिखाएंगी और थोड़ी देर के बाद आपकी ऑयल लेवल दोबारा नीचे जाने वाली है। तो ये ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं पहले इसे 1 लीटर ऑयल डालूँगा। 1 लीटर ऑयल डालने के बावजूद हम यहाँ पर और आधा लीटर ऑयल ले रहे हैं। देखेंगे, ये देखिए जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वो मार्किंग जो है वो आधा लीटर की है 500 ml में। वो जो आधा लीटर ऑयल है वो मैं लेफ़्ट साइड की इंजन में डालूँगा, जो कि आपकी क्लच प्लेटों में ऑयल जाता है। यहाँ पर हम इसे बिठाएंगे। ये डालते समय किसी भी तरह से आप एक पाइप की सहायता से ऑयल डाल सकते हो, या आपका कोई औजार अच्छा सा रहेगा तो उससे आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पर आधा लीटर ऑयल डाल दिया है, यहाँ पर मैंने 1 लीटर ऑयल डाला है। अब देखेंगे कि इसमें क्या करना है। ये ऑयल डालने के बाद मैं पहले ऑयल लेवल आती है या नहीं, मैं देखने के बाद इसमें और आधा लीटर ऑयल ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि आधा लीटर ऑयल मैंने पहले 1 लीटर ऑयल में डाला है, उसे मैं और आधा लीटर ऑयल डालूँगा। और ऑयल डालने के बाद देखेंगे हम इसकी ऑयल लेवल नीचे जा चुकी थी, तो ये ऑयल लेवल वापस ऊपर आ चुकी है। मैक्सिमम लेवल तक पूरी तरह से ऑयल लेवल आपको दिखाई दे रही है। ये ऑयल लेवल कम ज़्यादा होती ही है, तो इसलिए मैं ये ऑयल लेवल के लिए प्रॉपर लाना ज़रूरी है। तो हम पूरी तरह से ऑयल डालने के बावजूद एक काम करेंगे, जो कि गाड़ी को 2 या 5 मिनट गाड़ी स्टार्ट करेंगे और ऑयल को पूरी तरह से इंजन में सर्कुलेशन होने देंगे। जैसे ही आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर ऑयल डालने के बाद, अब मैं ऊपर की कैप लगाऊंगा। कैप लगाने के बाद दोस्तों ध्यान रहे कि उसके जो चूड़ियाँ है वो आपको आड़ी टेढ़ी नहीं बिठानी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों में बड़ा मेंटेनेंस निकल जाता है। इजी लगाने की कोशिश करें, किसी भी तरह से आप इसे अभी प्लायर से टाइट मत कीजिए। जैसे कि हम अभी इस गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। जैसे कि देखेंगे दोस्तों, ऑयल लेवल मैंने आपको दिखाई। गाड़ी चालू करते समय ऑयल लेवल
ऊपर जा रही थी और पूरी तरह से मैक्सिमम लेवल तक ऑयल लेवल जा रही थी। अब ऑयल लेवल वापस गाड़ी बंद करने के बाद कम दिखाई देती है, देख लीजिए आप यहाँ पर। तो इसीलिए ये इस तरह से सेट करना ज़रूरी है कि आपकी ऑयल लेवल प्रॉपर आ जाए। इसलिए आप 1.5 लीटर ऑयल डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए। जो ऑयल आपको 2 या 5 मिनट में इंजन में पूरी तरह से सर्कुलेशन हो जाएगा, वही ऑयल आपको दोबारा ऑयल डालने के बाद आपको प्रॉपर ऑयल लेवल हमेशा दिखाएगी। यही होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ऑयल ड्रेन करते समय मैक्सिमम पूरा काम कर लिया, फ्लशिंग किया, उसके बाद हमने गाड़ी में ऑयल फिलअप किया। तो जब तक इस काम में 2-4 घंटे चले जाते हैं, तो 2-4 घंटों में आपका इंजन ऑयल पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है। तो इसीलिए बाइक में आपको ऑयल डालना तो इसी तरह से डालना है। बाद में हम फिर जो बचा हुआ ऑयल है वो यहाँ पर डालेंगे। आप देख लीजिए, अभी लेवल कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने ऑयल सर्कुलेशन कर लिया है। अब इसे दोबारा ऑयल फिलिंग करेंगे तो ये लेवल प्रॉपर आने वाली है और ये ना कम दिखाएगी ना ज़्यादा दिखाएगी। जो आपने डाली है वही ऑयल आपको प्रॉपर मेंटेन दिखाएगी। देख लीजिए, इस तरह से ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर आप सर्कुलेशन करके अगर ऑयल लेवल प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो वही ऑयल लेवल इंजन के लिए बहुत अच्छा कारीगर साबित होती है। इस तरह से मैंने ये ऑयल लेवल पूरा। अब जो कार्बोरेटर इन गाड़ियों में नहीं है, ये इंजेक्टर है, तो इंजेक्टर के लिए हम एक्सीलेटर थ्रोटल या कार्बोरेटर क्लीनर का जो स्प्रे है वो हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी रेस करेंगे, उस टाइम पर मैं ये पंप दबाऊंगा, जहाँ से ये जो स्प्रे है या अंदर फिल्टर की तरफ से इंजेक्टर में जाएगा और इंजेक्टर की जो भी कार्बन है वो पूरी तरह से निकल जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक हाथ से नहीं दिखा सकता हूँ, तो ये प्रोसीजर मैंने आपको सिर्फ समझा दी है। इस तरह से मैंने इसे पूरी तरह से काम कर लिया है। अब छोटा मोटा काम है, फुट रेस्ट वगैरह बदलना या फिर साइलेंसर क्लीन करना, उसके बाद उसके गार्ड क्लीन करना, इंजन की राइट साइड और लेफ़्ट साइड की जो कवर है वो क्लीन करना, ये मैं आपको अब दिखाऊंगा। जो भी कोई पार्ट हो आप ज़रूर कोई भी किसी गाड़ी के लिए अगर जेन्युइन लगाते हो तो आपकी फिटिंग और आपका एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा अच्छा आने वाला है।